तो आप लोगों को जो है आज क्लास 8 का दूसरा वीडियो बनाने जा रहे हैं। पहला वीडियो जो है बना चुके हैं और इसको भेजा गया है और आप लोग देख चुके होंगे। तो आज दूसरा वीडियो बना रहे हैं। तो इसमें आपको सबसे पहले हम साहचर्य नियम के बारे में बताएंगे। उसमें पहले में जो क्रमबद्ध नियम बता चुके हैं और ये साहचर्य नियम बताएंगे। जैसे अगर ये लिखा है 2 धन 3 धन 4 बराबर 2 धन 3 धन 4 है, तो इसमें 2 और 3 को एक साथ जोड़ दिया जाए और उसके बाद 4 को इसमें जोड़ा जाए। तो 2 धन 3 5 धन 4 और 5 धन 4 बराबर क्या आ गया 9। और इसको देखिए इस साइड में, इसमें 3 और 4 को एक साथ ले लीजिए। तो 2 धन 3 धन 4 कितना हो गया 7 और 2 धन 7 का मान कितना आएगा 9। तो ये भी 9 आया, ये भी 9 आया। इसमें क्या किया गया है कि पहले और दूसरी संख्या को एक साथ जोड़ा गया है। जोड़ने में जो उसका उत्तर आया है उसमें तीसरी संख्या को जोड़ा गया है। इसमें क्या है, दूसरी तीसरी संख्या को एक साथ जोड़ दिया गया है। जो उसका आंसर आया है उसमें पहली संख्या को जोड़ा गया है और दोनों ही कंडीशन में दोनों का आंसर सेम आया है। तो इसे कहते हैं साहचर्य नियम। पहले इन दोनों को साथ लिया गया, तब इसको जोड़ा गया, तो इसमें इन दोनों को साथ लेकर के इसको इसमें जोड़ा गया है। तो इसे कहते हैं साहचर्य नियम। साहचर्य नियम में जैसे ये धन के रूप में है, इसे कहते हैं योग का साहचर्य नियम। इसी चीज को अगर गुणे के रूप में रहता है, जैसे सेम इसी जो है संख्या को ले लेते हैं, जैसे 2 गुणे 3 गुणे 4, तो इन दोनों को एक साथ लिया जाए तो 2 3 6 गुणे 4 ये 24 आ गया। फिर इस साइड में देखिए तो 2 गुणे 3 गुणे 4, तो 3 4 को एक साथ पहले गुणा कर दिया जाए तो 2 गुणे 3 4 12 और 12 दूनी 24। दोनों का आंसर सेम आ गया। तो ये है गुणन का साहचर्य नियम। ये हो गया गुणन का साहचर्य नियम और ये हो गया योग का साहचर्य नियम। अब हम आपको क्वेश्चन बताने जा रहे हैं। तो इसमें क्वेश्चन जो है ये आपको कुछ क्वेश्चन पहला दूसरा तीसरा शायद बता चुके हैं और इसमें जो बचा है जो छूटा है इसको आप लोग होमवर्क में लगा दिए होंगे। फिर हम आगे छठवां से बता रहे हैं। इसमें लिखा है 6/13 को -7/16 के व्युत्क्रम से गुणा कीजिए। 6/13 को 6/13 को किससे गुणा करना है, -7/16 के व्युत्क्रम, -7/16 के व्युत्क्रम, उसका -7/16 का जब व्युत्क्रम कर देंगे तो -16/7 उल्टा हो जाएगा। व्युत्क्रम का मतलब उसका उल्टा हो जाएगा, अंश का हर हो जाता है और हर का अंश हो जाता है। किसी भी संख्या का व्युत्क्रम, किसी भी भिन्न का जब व्युत्क्रम करते हैं तो वो उल्टा हो जाता है, अंश हर बन जाता है और हर अंश बन जाता है। अब इसे गुणा करना है तो गुणा करने के देखते हैं। अगर कटने का चांस होता है तो काट देते हैं, अगर नहीं कटने का चांस होता है तो अंश का गुणा अंश और हर का गुणा हर में कर लेते हैं। मतलब ऊपर वाली संख्या ऊपर से गुणा कर लेंगे और नीचे वाली का नीचे वाली संख्या से गुणा कर लेंगे। ये बराबर हो जाएगा 16 गुणे 6 96 -96 और 13 गुणे 7 13 गुणे 7 तो 13 से 91। ये इसका आंसर हो गया, ये छठवें का आंसर हो गया। इसके बाद 7वां क्वेश्चन है, बताइए कौन से गुणधर्म की सहायता से आप 1/3 गुणे 6 गुणे 4/3 को 1/3 गुणे 6 गुणे 4/3 के रूप में अवकलित करते हैं। जो आपको साहचर्य नियम के बारे में बता रहे थे उसी पर आधारित एक क्वेश्चन है
जैसे लिखा है 1/3 गुणे 6 गुणे 4/3, 1/3 गुणे 6 गुणे 4/3। लाइन को रख दीजिए, या 1/3 गुणे 6 गुणे 4/3। इसमें इसको किसको एक साथ किया गया है, 6 गुणे 4/3, और इसमें 1/3 गुणे 6। अब इसमें किस नियम पर आधारित है, तो ये आधारित है गुणन का सहचर नियम, क्योंकि इसमें इन दोनों को एक साथ गुणा करके इसे किया गया है, और इसमें इन दोनों को एक साथ करके फिर बाद में इससे किया गया है। तो ये किस नियम पर आधारित है, गुणन का सहचर नियम, गुणन का सहचर नियम। तो ये क्वेश्चन नंबर 7 था, ये भी हो गया क्वेश्चन नंबर 7। खाली इतना लिख देना है, गुणन का सहचर नियम। 8वां प्रश्न है, क्या -1 सही 1/8 का गुणात्मक प्रतिलोम 8/9 है, क्यों अथवा क्यों नहीं? तो इसका आपको बताना है। जैसे लिखा है, ऋण 1 सही 1/8 का गुणात्मक प्रतिलोम 8/9 है या नहीं, 8/9 है या नहीं, इसका उत्तर देना है। तो पहले हम क्या करेंगे, इसको विषम भिन्न में बदल देंगे। तो ऋण 1 से 1/8 को विषम भिन्न में बदलेंगे, तो ऋण 1 से 1/8 बराबर 8 कितने, 8 है 9, ऋण 9/8। ऋण 9/8 का गुणात्मक प्रतिलोम, ऋण 9/8 का गुणात्मक प्रतिलोम बराबर होगा ऋण 8/9। और क्वेश्चन में दिया है 8/9, इसका मतलब नहीं होगा। तो क्या होगा, नहीं। इसका उत्तर हो जाएगा नहीं, मतलब ये ऋण 1 से 1/8 का गुणात्मक प्रतिलोम 8/9 नहीं है। पूरा लिख दीजिए, इसमें डाउट क्लियर हो जाए कि अतः ऋण 1 से 1/8 का गुणात्मक प्रतिलोम 8/9 नहीं है। अब 9वां क्वेश्चन है। 8वां तक आपका हो गया, समझ में आ गया होगा। और 9वां क्वेश्चन आपको बताने जा रहे हैं। तो 9वां क्वेश्चन क्या है, क्या 3 से 1/3 का गुणात्मक प्रतिलोम 0.3 है अथवा नहीं, या क्यों नहीं? तो इसको भी सेम वैसे किया जाएगा जैसे 9वां क्वेश्चन है कि 3 से 1/3 का गुणात्मक प्रतिलोम 0.3 है अथवा नहीं, 0.3 है या
नहीं। 3 सही 1/3 का गुणात्मक प्रतिलोम 0.3 है या नहीं, इसका कारण भी देना है। तो कारण उसी में क्लियर हो जाएगा, अगर आप उसे हल करके दिखा देंगे तो कारण उसका स्पष्ट हो जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये किस भिन्न में लिखा है, संयुक्त भिन्न में लिखा है। ये संयुक्त भिन्न में लिखा है तो पहले हम इसको विषम भिन्न में बदलेंगे, और विषम भिन्न में बदलने के बाद ये क्योंकि दशमलव में लिखा है तो उसे हम फिर दशमलव में बदलेंगे। अब जब दशमलव में बदल देंगे तब ये पता चल जाएगा कि हाँ ये जो 0.3 लिखा है सही है अथवा गलत लिखा है। तो पहले इसको 3 सही 1/3 बराबर, तो 3 त्रिका 10। विषम भिन्न में बदलने का तरीका क्या है, हर और निशानी का गुणा करके अंश को जोड़कर बटे के ऊपर लिख देते हैं और हर को ज्यों करते बटे के नीचे उतार देते हैं। तो अब ये हो गया 10/3। अब इसका गुणात्मक प्रतिलोम, इसका गुणात्मक प्रतिलोम निकालेंगे। 10/3 का गुणात्मक प्रतिलोम, ये उलट जाएगा क्योंकि किसी भी संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम उसका उल्टा हो जाता है, अंश हर बन जाता है और हर अंश बन जाता है। ये हो जाएगा 3/10। अब ये 3/10 है। अब इसको जब हम दशमलव में बदलेंगे तो अब चूंकि आप लोग 10 क्लास में पहुंच गए हैं तो इसे मेरा भाग दिए डायरेक्ट ही बोल सकते हैं। किसी भी जो है भिन्न में अगर उसका हर 10, 100 या 1000 में लिखा है तो एक के बाद जितने जीरो रहते हैं दशमलव उतने अंक पर लगा देते हैं। जैसे यहाँ एक के बाद जो है 1 0 है तो 1 अंक पर दशमलव लग जाएगा, अगर 2 0 है दशमलव 2 अंक पर लगेगा, 3 0 है तो दशमलव 3 अंक पर लग जाएगा। तो ये बराबर हो जाएगा 1 अंक पर लगेगा, ये 3 लिखा है 1 अंक पर लग गया। दशमलव के पहले अगर कोई अंक नहीं रहता है तो उसके वहां पे 0 लगा देते हैं। तो अब ये इसका मान आ गया 0.3। तो 10/3 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या हो गया 0.3। यही चीज प्रश्न में आपसे पूछा भी गया था कि क्या इसका प्रतिलोम 0.3 है, तो आपका उत्तर क्लियर हो गया कि हाँ मतलब इसका गुणात्मक प्रतिलोम 0.3 है। अतः स्पष्ट है। तीन से 1/3 का गुणात्मक प्रतिलोम, गुणात्मक प्रतिलोम 0.3 है। ये हो गया प्रश्न नंबर 9। ये नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 10वां प्रश्न लिखा गया है, लिखिए ऐसी परिमेय संख्या जिसका कोई व्युत्क्रम नहीं है। आपको यह बताना है कि ऐसी परिमेय संख्या जिसका कोई व्युत्क्रम नहीं है, ऐसी कौन सी परिमेय संख्या है जिसका कोई व्युत्क्रम नहीं है। तो शून्य ऐसी परिमेय संख्या है जिसका कि कोई व्युत्क्रम नहीं है। और इसमें दूसरा लिखा है तो पहले का उत्तर हो जाएगा 0 शून्य। जिसे पूछा गया था ऐसी परिमेय संख्या जिसका कोई व्युत्क्रम नहीं है, इसका आंसर होगा 0। दूसरा लिखा है परिमेय संख्याएं जो अपने व्युत्क्रम के समान है। ऐसी कौन सी परिमेय संख्याएं हैं जो अपने व्युत्क्रम के समान है। तो किसी भी संख्या का जो व्युत्क्रम होता है, जैसे 4 का व्युत्क्रम 1/4, 3 का व्युत्क्रम 1/3, अगर वो कंप्लीट पूर्ण संख्या है तो 1/, हो जाता है। जैसे 10 है तो उसका व्युत्क्रम 1/10 होगा। अगर भिन्नात्मक होता है तो ये उलट जाता है, अंश हर बन जाता है और हर अंश बन जाता है। लेकिन अगर संख्या है, पूर्णांक है, तो उसका जो व्युत्क्रम होगा 1/, हो जाता है। तो जैसे 5 है, 5 का व्युत्क्रम 1/5, 9 का व्युत्क्रम 1/9 होगा। तो इसी तरीके से पूछा गया है परिमेय संख्याएं जो अपने व्युत्क्रम के समान है। ऐसी कौन कौन सी परिमेय संख्याएं संभव है जो अपने व्युत्क्रम के समान हो। जैसे 1 है, 1 का व्युत्क्रम क्या होगा 1/1, तो
मतलब 1/1 का मान 1 ही होगा, इसका मतलब 1 का व्युत्क्रम क्या होगा, 1 ही होगा। ऐसे और कौन संख्या हो सकती है, -1, -1 का व्युत्क्रम 1/-1, तो 1/-1 का मान -1 ही आएगा, इसलिए -1 का व्युत्क्रम भी -1 ही होता है। तो परिमेय संख्याएं जो अपने व्युत्क्रम के समान हो क्या क्या हो सकती हैं, 1 और -1। तीसरा, परिमेय संख्या जो अपने ऋणात्मक के समान है। ऐसी कौन सी परिमेय संख्या है जिसका जो है ऋणात्मक भी वही होता है, तो ऐसी परिमेय संख्या कोई परिमेय संख्या नहीं, केवल 0 ही हो सकता है, क्योंकि 0 का जो है ऋणात्मक 0 ही होता है, मतलब 0 ना धनात्मक होता है और ना ही ऋणात्मक होता है। 11वां प्रश्न लास्ट क्वेश्चन है और इसको भी हम बता दे रहे हैं, इसके बाद ये चैप्टर आपका समाप्त हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। शून्य का व्युत्क्रम है, तो शून्य का व्युत्क्रम क्या होगा, आपको बताया किसी भी संख्या का व्युत्क्रम जब ज्ञात करते हैं किसी भी पूर्णांक का तो 1 हो जाता है, तो शून्य का व्युत्क्रम 1/0 और 1/0 का कोई मान नहीं होता है, इसलिए इसका उत्तर होगा नहीं, शून्य का व्युत्क्रम नहीं है। फिर संख्याएं तथा स्वयं के व्युत्क्रम है, तो ऐसी कौन कौन संख्याएं आपको बता चुके हैं, 1 और -1। संख्याएं 1 तथा -1 स्वयं के व्युत्क्रम होते हैं, तो इसमें 1 और -1 भरा जाएगा। फिर तीसरा प्रश्न है, -5 का व्युत्क्रम क्या होगा, तो -5 का व्युत्क्रम 1/-5 हो जाएगा, किसी संख्या का व्युत्क्रम क्या होगा, 1 हो जाएगा। फिर लिखा है 1/x, पोस्ट में x लिखा है, x बराबर को काट दिया है, 0 लिखा है, इसका अर्थ होता है x इज नॉट इक्वल 0, मतलब x का मान 0 नहीं है। फिलहाल इसे आपने मतलब सीधे 1/x का व्युत्क्रम क्या होगा, x होगा। जैसे अगर 4 का व्युत्क्रम 1/4 है तो 1/4 का व्युत्क्रम 4 होगा। जैसे 10 का व्युत्क्रम 1/10 है तो 1/10 का व्युत्क्रम 10 हो जाएगा। ऐसे 1/x का व्युत्क्रम x होगा। दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल हमेशा, दो परिमेय संख्याओं को अगर आपस में गुणा किया जाए तो उनका गुणनफल हमेशा परिमेय संख्या होती है, उनका गुणनफल हमेशा परिमेय संख्या होती है। तो हमेशा ध्यान रखें, दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल हमेशा परिमेय संख्या होती है। और इसके बाद 11वें का 6वां क्वेश्चन है, किसी धनात्मक परिमेय संख्या का व्युत्क्रम धनात्मक ही होगा। कोई परिमेय संख्या अगर धनात्मक है तो उसका व्युत्क्रम भी धनात्मक होगा, अगर परिमेय संख्या ऋणात्मक है तो उसका व्युत्क्रम भी ऋणात्मक होगा। तो ये आपका जो है 11वां क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया, और इसे आप लोग जो है कॉपी में कर लेंगे। और आप लोग को एक बार फिर हम बता रहे हैं कि सभी लोग जिसके पास बुक और कॉपी नहीं है वो जल्द से जल्द उसको खरीद लें। हालांकि हमको लगता है सारे लोग खरीद चुके होंगे, लेकिन जिसके पास भी नहीं है वो जल्द से जल्द इसे जो है खरीद कर अपना व्यवस्था बना लें, क्योंकि स्कूल में क्लास चलने की संभावना अभी बिल्कुल नहीं है, इसलिए आप लोगों का पढ़ाई काफी नुकसान होगा। और ये जो 7th और 8th का मैथ होता है, ये समझ लीजिए कि 9th और 10th का बेस होता है। अगर ये बेस आपका कमजोर हो जाएगा तो 9th और 10th में आपका मैथमेटिक्स बहुत कमजोर हो जाएगा, आपको समझ में नहीं आएगा। आप ट्यूशन कोचिंग कहीं भी जाएंगे, जो भी समझाया जाएगा आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि जो पिछले वाले क्लास के बारे में कोई समझाता नहीं, कहीं ट्यूशन या क्लास में भी पिछली क्लास के बारे में आपको समझाया बताया नहीं जाएगा। जिस क्लास का आप पढ़ेंगे उसी के बारे में आपको समझाया और बताया जाता है। इसलिए आप लोगों का जो ये बेस है ये बहुत ही स्ट्रांग होना चाहिए। जब ये समझ में आएगा कि 8th क्लास का मैथ और 7th क्लास का मैथ, तभी आप 9th और 10th के बारे में समझ पाएंगे। इसलिए हम आप लोगों से यही चाहेंगे कि ध्यान से आप लोग तैयारी करें, पढ़ें, और डेली आप लोग जो है ऑनलाइन क्लास के लिए तैयार रहें।